काठमांडू के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए ये पिजोड़ों के पास जब माल खत्म हो जाता तो ये सब शिव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मांगते नजर आते हैं। पहाड़ की चोटी पर बने हुए इस मंदिर की 50 सी बड़ी सीढ़ियां हैं। वो मशरक़ी लोग जो इन यूरोप वालों को बहुत बड़ा समझते हैं, इनको चाहिए कि इनकी अगर उन्होंने असली हालत देखनी है तो काठमांडू में शिव मंदिर जाकर इनको देखें ताकि अपनी एहसास कमतरी वाली बीमारी को ख़त्म कर सके। इस मंदिर में मेरे जाने का मकसद इन 3 इसराइली लड़कियों की तलाश था जो एक आला सतह के होटल में ठहरी हुई थी। इनमें मेरी दिलचस्पी की वजह ये थी कि 3 माजर जवान लड़के जो पढ़े लिखे भी थे गायब थे। इनके मुतल्लिक़ पता करने पर मालूम हुआ कि वो आखिरी बार इन 3 लड़कियों से मिलते हुए देखे गए थे। इसके बाद इनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। हम लोग प्रोग्राम के मुताबिक शिव मंदिर के पहाड़ के करीब पहुंचकर गाड़ी से उतरे और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो हिप्पी सदाई लगाने शुरू हो गए। हेल्प बिग मांगने की सदाई लगाने लगे। यकीन करें इनकी हालत कराची में साबिरी होटल के करीब फुटपाथ पर बैठे हुए नशियों से भी बदतर थी। बड़े हुए बाल, मेले कपड़े, बदबूदार हालत में हरे कृष्ण हरे राम के नारे लगाते हुए भीख मांग रहे थे। इन मगरबी ममालिक के हिप्पो को इस हालत को देखकर मुझे खुशी हो रही थी जो मुसलमानों को गलत कहते। मैंने इनमें से 50 रुपये तकसीम करने शुरू किए तो सभी भी मेरे पाँव को मेरे हाथों को छूने को बेताब हो रहे थे। अचानक किसी ने मुझे से बाजू से पकड़ा। मुझे इसका पकड़ना नागवार गुजरा, मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी नजर आई। इसने कहा कि हम दोस्त हैं, हमने गोरखपुर से निफाल तक इकट्ठे सफ़र किया था। नशे और भूख ने इसकी ऐसी हालत कर दी थी कि मैं फौरन पहचान न सका। मैं उससे हाथ मिलाया और कहा कि मेरा इंतज़ार करो, मैं इनसे फारिग होकर तुमसे मिलता हूँ। हिप्पी मुझसे पैसे लेते और फौरन ही एक जानिब भाग जाते हैं। मैं इनसे फारिग होकर जर्मन के पास आए और हाल अहवाल पूछे। इसने कहा कि जो कुछ देना है जल्दी दे दो वरना या तो चर्च ख़त्म हो जाए या फिर इसके दाम बढ़ जाएंगे। मैंने उसे 200 रुपये देते हुए कि मैं इन 3 इसराइली लड़कियों से मिलना चाहता हूँ जो तुम लोगों में शामिल है, और अगर तुम मुझे इनके मुतल्लिक़ मालूमात दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जर्मन को 200 रुपये मिले थे, वो इसके औकात से ज़्यादा थे। इसने कहा कि काफ़ी है, अगर तुम इन कुतिया को तलाश करना चाहते हो तो टूरिस्ट होटल में तलाश करो। ये कहते हुए वो हिप्पी बाकियों के पीछे भाग गया। हम लोग कुछ इधर उधर घूमने के बाद वापस अपने होटल लौट आए। शाम को मैं चंगवा होटल गया, मरियम से मिला और उससे होटल में जाने की इजाज़त मांगी। उसने मुखालिफत की, लेकिन जब मैंने इसे हकीकत बताई तो उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। टूरिस्ट इन एक मामूली गेस्ट हाउस था जिसके अंदर एक बड़ा हाल चर्च नोशों के लिए मखसूस था। दोनों चीनी साथी मेरे हमरा थे। ये हाल चर्च की बो से भरा हुआ था। तकरीबन 40 मर्द औरत चर्च के नशे में चोर बेहंगम म्यूजिक पर नाच रहे थे। इसी हाल के एक कोने में कुछ हिप्पी मर्द औरत आपस में ऐसी हरकत कर रहे थे जिन्हें मैं लिखने से कासिर हूँ। ऐसे माहौल और चर्च की दुआ से मेरा दम घुटने लगा और मैं साथियों के साथ बाहर आ गया। इतनी सारी लड़कियों को मैं इन 3 इसराइली लड़कियों को तलाश करना मुश्किल था। मैंने रिसेप्शन पर से इन लड़कियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दिन के 12 और 2 के दरमियान ये लड़की अपने कमरे से बाहर आती है। मैं वापस होटल आ गया और मरियम को कॉल करके सारी रवादात सुना दी। जिस माहौल में ये लड़कियाँ रहती थी, इस माहौल में इन लड़कियों से मिलना और कुछ उगलवाना नामुमकिन था। अगर ये इसराइली इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे तो इनकी जुर्रत पर मैं हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपने एड्रेस इसराइल के ही लिखवाए थे। होटल में गैर मुल्कियों का पासपोर्ट जमा करवाना लाजिम था। मोसाद तो दुनिया भर की जानी मानी सीक्रेट एजेंसी थी। कोई मामूली जासूसी इदारे भी अपने एजेंटों को मुल्की पासपोर्ट देकर दूसरे ममालिक में जासूसी के लिए नहीं भेजता। मोसाद के लिए इनके लिए किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट हासिल करना बहुत मामूली काम था। मेरे इत्तला के मुताबिक मोसाद के हेडक्वार्टर में ही दुनिया भर के ममालिक के 40 पासपोर्ट मौजूद थे। काठमांडू में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के चांसेस नहीं थे। या पाकिस्तान का छोटा सा सफारतखाना और चंद हज़ार पाकिस्तानी महाजर थे जिनकी अक्सरियत अंग्रेजी नहीं जानती थी। नेपाल जैसे बेज़रार और छोटे से मुल्क में दुनिया भर के सफारतखाने मौजूद थे और मुल्कों की जासूसी एजेंसियां, खासकर अमेरिकन एजेंसी के एजेंट बहुत सरगर्म अमल थे और इनका मुश्तरका टारगेट चीन था जो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में एक ताकत बनकर उभर रहा था। इन इसराइली लड़कियों जो मोसाद के लिए काम करती है के पास पासपोर्ट इसलिए थी कि कोई भी मुश्किल में वो दूसरे ममालिक से मदद हासिल कर सके या उन्हें इत्तलाआत फराहम कर सके, क्योंकि चीन की जासूसी करना इन सब का मुश्तरका मकसद था। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए मैंने अपनी
बीमारी को देखा मैं मेरे तीनों मापिस भी मिलकर इनके हर किस्म वसाइल की हैसियत एजेंसियों से टकराने की पोजीशन में नहीं थे। चारों महाजर लड़के अपनी मर्जी से इन तक पहुंचे थे और फिर गायब हो गए। उन्हें कहीं से भी जबरन अगवा नहीं किया गया था और इस बात का ठोस सबूत भी नहीं था कि वाकई वो आखिरी बार इन लड़कियों के साथ ही देखे गए थे। सबसे ताज्जुब वाली बात ये थी कि लड़कियों के वालिदैन ने इसकी रिपोर्ट न तो पाकिस्तानी सफारत खाने में की थी और न कोई केस किया था। ये सब सोचकर मैंने इस मामले पर खामोश रहना ही बेहतर समझा और इस वाक़े को भुला दिया। टूरिस्ट इन में जाने के तीसरे रोज़ जब मैं रात को चौवा होटल से वापस अपने होटल पहुंचा तो रिसेप्शन से मुझे पता चला कि एक मर्द और एक औरत का पेशाब में इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी जान पहचान में ऐसा कोई न था जो बगैर इत्तला दिए रात 11 बजे इस तरह मिलना आ जाता। मैंने अपना पिस्टल निकाल कर अपनी जैकेट की जेब में डाला और का पेशाब पर चला गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब काफी शॉप पर एक टेबल रिजर्व देखा जिस पर एक इस्राएली मर्द और औरत बैठे थे। मुझे देखते ही लड़के मुस्कुराए और मुझे मेरे असली नाम से मुखातिब करके अपने पास बुलाया। मैं हैरतों की समंदर में गर्क इनके टेबल पर पहुंचा तो उसने साथ बैठे मर्द से मेरा तारुफ करवाया और मुझे बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठा तो लड़की ने बगैर किसी तमहीद के मुझे कहा कि अब मेरी तलाश में पहले मंदिर फिर टूरिस्ट इन गेस्ट हाउस गए थे और मेरे साथ ही आपके मुतल्लिक़ सब कुछ जानते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब आपने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। पाकिस्तान से बेशक हमारे इख्तिलाफ है मगर यहाँ काठमांडू में पाकिस्तान के खिलाफ हमारा कोई मिशन नहीं है। बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक हमें बिला वजह एक दूसरे के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और इस वजह से हमने आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। आपके काठमांडू पहुंचने के तीसरे रोज़ आपके मुतल्लिक़ हमें पूरी मालूमात मिल चुकी थी। या भी जो कुछ आपने किया इसका हमें पूरा इल्म है। अगर या आप हमसे मालूमात का तबादला करना चाहते हैं तो हमें शिमाली चीन से दिलचस्पी है। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो न आप हमारे मुतल्लिक़ सोचें और नहीं हम आपके मुतल्लिक़ सोचेंगे। भारत और काठमांडू में आपके कामयाब मिशनों पर मैं तुमको दिली तौर पर मुबारकबाद देती हूँ। हमारी हमेशा ख्वाहिश रहेगी कि काठमांडू में हमारा आपसे सामना न हो। ये कहकर लड़की उठी और साथ इसका साथी भी उठ गया। लड़की ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा कि उम्मीद करते हो कि आइंदा जब कभी कभी हमारा आमना सामना होगा तो हम एक दूसरे के से अजनबियों की तरह रवैया रखेंगे। मैंने जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी दलीरी पर हैरान हो रहा हूँ। मेरा तुमसे मिलना तुम्हारे काम में रुकावट डालना नहीं था बल्कि मेरा मिलने का मकसद इन तीन माजरों लड़कों के बारे में बात करने का था जो अचानक गायब हो गए थे और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें आखिरी बार तुम्हारे या तुम्हारी साथियों के साथ देखा गया था। इसराइली लड़की मुस्कुराई और बोली तुम बहुत चालाक हो। नानक करते हुए भी मुझसे अपने मतलब की बात पूछ ली। मजीद कोई सवाल न करना। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो चारों अपनी मर्जी से भारत चले गए हैं और वहाँ किसी भारतीय जासूसी कैंप में जासूसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कहकर लड़की ने दोबारा मुझसे हाथ मिलाया और बोली कि कपी शॉप का मेरा सारा बिल तुम पे करोगे। इससे इस मामूली इत्तला की कीमत समझ लेना जो मैंने तुमको दी है। इतना कहने के बाद वो तो चले गए और मेरा इसराइली मोसाद सीक्रेट एजेंसी के बारे में 2 घंटे तक वहाँ बैठा सोचता रहा कि इनके कितने वसाइल कितने वसी है। रात 12 बजे मैं अपने कमरे में आ गया और दिन चढ़े तक सोया रहा। इसराइली लड़की बेबाकी और काफ़ी हद तक सही बात करने की वजह से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं काठमांडू में दर हकीकत तन्हा था। मेरे साथ चीनी साथी बिल्कुल रोबोट्स की तरह थे। वो मेरी हिफाजत करते और मेरे कहने पर किसी को भी ठिकाने लगाने के लिए तैयार रहते, लेकिन मैं इनसे किसी भी मिशन के लिए मशवरा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी सफारत खाने के अरकान अव्वल तो तादाद में इतने कम थे कि अपने सफारती मकासद बड़ी मुश्किल से पूरे कर रहे थे और दूसरा उन्हें इस काम से कोई सरोकार नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें काठमांडू में हो रही है और जिन्हें इनका इल्म में भी लाया गया था इनके खिलाफ कोई अमली कदम उठाते मुझे यकीनन 3 मकतब बानी वाले और 5 माजर गद्दार जिनको हमने ठिकाने लगाया था कि रिपोर्ट भी सफारत खाने ने पाकिस्तान नहीं भेजी होगी। अपने सफारत खाने के मुतल्लिक़ मेरा मजमूई तासीर ये था कि वो पैसे बनाने और सफारत खानी हुकूक की आड़ में ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ और ऐसा सामान जिसकी सफारत खाने को अपने प्राइस की अंजामदही में ज़रूरत ही न थी गैर ममालिक से सस्ते दामों मंगवाने के लिए यहाँ आए थे और इन अहम कामों के बाद जो फालतू टाइम बच जाता इसमें बादिल नख्वास्ता सफारती काम बेकार समझकर अंजाम देते। काठमांडू में मेरी मौजूदगी और मेरे काम को कभी भी उन्होंने अच्छी निगाह से नहीं देखा था। सिर्फ एक ट्रांसमीटर ऑपरेटर था जो मेरे महकमे से आया था। सफारत खाने में इसकी पोजीशन इतनी महदूद थी कि वो मेरे लिए नेक ख्वाहिशात के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
भारत में गोरखपुर और काठमांडू में मिशन में मैंने अपने फैसले से किए थे। मुझे अपने महकमे से इनके मतलब कोई हिदायत नहीं मिली थी और ये सब भारत के खिलाफ मेरी नफरत और सकूती डागा में होने वाली जिल्लत का नतीजा था। अगर भारत में मेरे गिरफ्तार न होता और मुझे वहाँ मजीद कुछ अरसा रहने को मिलता तो वहाँ मैं अपने इंतकाम की आग तो ठंडा करता, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद जो मेरे साथ सलूक किया गया और जो मुझे मेरे मजहब के मुताबिक बातें सुनाई गई, इससे मेरी नफरत और इंतकाम का जज्बा मजीद बढ़ गया। कायरीन को याद होगा कि मैंने भारत में गिरफ्तारी से पहले जो मिशन सर अंजाम दिए थे, इनमें से सिवाय अकिल मियाँ के मैंने किसी को भी अपने हाथ से कत्ल नहीं किया था। गोरखपुर में 2 अगवाशुदा टैक्सी ड्राइवर को महज इंसानियत की बिना पर जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन DMI से फरार के बाद बम्बई में मैंने 6 अपराध को अपने हाथों से हलाक किया था। इसराइली लड़की के बाद उन्हें मुझे नहीं रहा दिखाई, वो अपनी मलकी मफाद की खातिर इस हद तक आगे जा चुकी थी कि नशे की लत और अबरू तक कोई परवाह नहीं की, लेकिन इसके सामने एक वाज़िह मकसद और एक मुकर्रर हदफ था। इसको बरअक्स काठमांडू में जो कोई भी पाकिस्तान के मफाद को ठेस पहुंचाता नजर आया, उसे मेरी टीम और मैंने मिलकर ठिकाने लगा दिया। मैंने वक्ती तौर पर तो दुश्मन पर गालिब आ चुका था, लेकिन अब एक की जगह 10 दुश्मन सामने आ जाते थे। इसलिए गैर मुल्की जिनसे जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, इनसे उलझना बेकार था। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपने लिए नई मुसीबत खड़ी करना आती, मुझे अपनी तवन्नाई या महफूज रखनी थी ताकि इनका इस्तेमाल सही जगह कर सकूँ। मरियम भी यही बात मुझे समझाती कि 4 अगवाशुदा बंगाली लड़के जिनके इनके वालिदैन को फिक्र नहीं, तुम क्यों इनके लिए मुसीबत मोल रहे हो? तुम कोई फौज नहीं, पुलिस नहीं, बल्कि दुश्मन के कैद से फरार होकर शिकस्त हालत में यहाँ पहुँचे हुए। इसलिए अब अपनी हालत पर राम खाओ और बस करो, दो बहुत हो गया, और अपनी ताकत और हिम्मत को यकजा करो, न कि इन बेकार कामों में ज़ाया करो। तुम बहुत कर लोगे तो 10-20 दुश्मन और मार दोगे या फिर इनके हाथ मार जाओगे। तुम्हारा सपर्द खाना तो तुम्हारी लाश तक लेने से इनकार कर देगा और तुम्हें लावारिस समझकर यही दफन कर दिया जाएगा। ये सब बातें सोचकर मैंने फैसले किया कि आइंदा बिलावजह मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन पहले से मार्कशुदा दुश्मन विजय कुमार को ज़रूर ठिकाने लगाऊंगा और इसके बाद अपना असला इस वक्त तक यूज़ नहीं करूँगा जब तक दुश्मन खुद सामने न आ जाए। मैंने मरियम को इसराइली लड़की से मुलाकात का सारा वाक़या सुना और फिर उसे अपने फैसले से आगाह किया तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मुझे से तो वो इसराइली लड़की बेहतर थी जिसने एक मुलाकात में तुम्हारे इरादे बदल दिए। कहीं वो तुम्हें बात हो नहीं गई और मुस्तकिल में इसराइल जाने के इरादे तो नहीं बन गए। ये मरियम नई औरत की फितरी कमज़ोरी बोल रही थी। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए दुनिया भर की जासूसी एजेंसियों का काठमांडू में मौजूदगी और इनकी इंफॉर्मेशन और इनके टारगेट्स के बारे में मुमकिन रिपोर्ट पाकिस्तान भेजने का फैसला किया और इसके अलावा भारत में अंजाम दिए गए मिशनों के मुफस्सल रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दिया और इन रिपोर्ट्स की तैयारी में दिन का खासा टाइम सर्व हो जाता था और शाम को चंगवा होटल जाना भी लाजिमी हो गया था। मरियम ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी एक दिन तुम अपने होटल और दूसरे रोज़ मेरे घर में रहकर तैयार करोगे। इसका बात मानना अब ज़रूरी हो गया था। इसने रीज़न ये बताया कि एक तो तुम अपने कमरे में मुस्तकिल काम करते हुए बोर हो जाया करोगे और दूसरा सिक्योरिटी के हिसाब से भी मुनासिब नहीं होगा और कोई अनजाना दुश्मन वार कर सकता है। और इसके अलावा मोहसिन और माजर नुमाइंदे भी मिलने आया जाया करते थे, इसलिए लिखने में खलल पड़ सकता था। भारत में क़याम के रिपोर्ट्स में 2 मरतबा दिल्ली और मुंबई से पाकिस्तान बैठ चुका था, इसलिए इनकी तीसरी बार तफसील लिखने में कोई दुश्वारी पेश न आई। ये मिशन मैंने महकमे की इजाज़त के बगैर अपनी सवाबदीद पर किए थे और रिपोर्ट्स में इनका जवाज़ भी लिखा था। चीनी माफिजों को भी सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए भेजा गया था, जिनसे मैं इनकी तखफीज़ किए काम से ज़्यादा काम ले रहा था। इनके जवाब लिखने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत न थे। हर बात रोज़ रोशन की तरह आया थी कि मैं 9 मकतबानियों और 5 गद्दार बंगाली को हलाक किया था, लेकिन इन इल्ज़ामात के मेरे पास ठोस सबूत न था। मेरे ख्याल में इन वाक़यात को मेरी एजेंसी ने पस पर्दा रखा होगा कि इसकी वजह से इनके काम करने में दुश्वारी पेश आ रही होगी। माजिरों में भी सिवाय मोहसिन के कोई ऐसा न था जो मेरे हक़ में कुछ लिख कर देने के लिए तैयार होता। मरने वालों की असलियत जानने के बावजूद ऐसी तहरीर लिख कर देने से कतराते थे। इसकी वजह थी कि मैं अकेला था और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए हमारे सफारत खाने से और पाकिस्तान पहुंचकर वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत दाखिला से अपने बालियात से वास्ता पड़ता था। इस परेशानी से निकलने के लिए मैंने आखिर फैसला किया कि काठमांडू में अंजाम दिए गए मिशनों की तफसील और तहरीर अभी रहने देता हूँ। जब पाकिस्तान जाऊँगा तो ज़ुबानी वाक़यात और इसके रीज़न बता दूँगा। मैंने फैसला तो कर लिया, लेकिन इस सोच के अपने ज़हन से झटक न सका। इन दिनों में चंगवा से वापस रक्षा पर होटल वापस आ रहा था। मेरे चीनी साथी मेरे पीछे दूसरे रक्षे में आ रहे थे।
कि रास्ते में अचानक मेरा रक्षा किसी चीज़ से टकरा कर उलट गया। मेरा और रक्षा ड्राइवर नीचे गिर गए। अभी सूरत-ए-हाल ये हालत में थे कि एक साथ ही 6-7 फायर हुए गोलियां कुछ तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गए और कुछ मुझसे कुछ फासले पर सड़क में बेवस्त हो गई। मेरे चीनी साथी गायब हो चुके थे। फायर बंद हुए तो मैंने रक्षा ड्राइवर को उठकर सहारा देकर खड़ा किया। इतनी देर में मेरे चीनी साथी 2 आदमी को गर्दनों से दबोचे मेरे सामने ले आए। वो उन्हें खंजरों से हलाक करने लगे तो मैंने उन्हें मना करते कहा कि वो उन्हें लेकर चंगवा पहुंचे। उन्होंने उन्हें दोनों बेहोश किया और रक्षे में डालकर चंगवा की तरफ चले गए। मैंने रक्षे वाले को इजाफी पैसे देकर चंगवा चलने का कहा। रेस्टोरेंट से कुछ आगे चलकर थोड़ी सुनसान जगह थी। चीनी साथियों ने उन्हें वही जाकर ओट में लुटा दिया। मैंने मरियम को जाकर सारी रोदात सुना दी तो उसके होश गुम हो गए। मैंने कहा कि वक्त होश रखने का कोने का नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी में शेर पंजाब होटल ले चलो। हम वहाँ पहुंचे और सरदार से इधर उधर की बात करने के बाद उससे इसकी गाड़ी मांगी तो वो घबरा गया। उसने कहा आज फिर किसी का झटका करना है। मैंने कहा सरदार जी ये बात नहीं है, बाहर गाड़ी में एक लड़की बैठी और ये गाड़ी इसकी सहेली की है जिसे इसने अभी इसको वापस करनी है और मैं मस्जिद 2-4 घंटे इस लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी गाड़ी जरूरी है। सरदार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा जरा हम भी इसके देख लिए। कहते हुए सरदार जी ने गाड़ी की चाबी मुझे दिया और अपनी गद्दी से उठे। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर मरियम को इशारे किया। उसने गाड़ी स्टार्ट किया और जब सरदार जी बाहर पहुंचे तो मरियम की मामूली से झलक ही देख सके। सरदार की गाड़ी लेकर मैं चीनी साथियों के पास पहुंचा। दोनों बेहोश आदमियों को गाड़ी में डाला। इतनी देर में मरियम भी गाड़ी पार्क करके आ चुकी थी और मेरे साथ बैठ गई। चीनी साथी पीछे बैठ गए और मैंने गाड़ी चीन के तामीर करदा सड़क की जानिब मोड़ दी। मरियम के मुताबिक इस सड़क पर आगे जाकर एक तंग काई में एक सड़क जाती है क्योंकि तामीर के दौरान सामान इस तंग सड़क के जरिए काई में लाया जाता था। हमारी मंजिल तंग सड़क का वो आखिरी हिस्सा था जिस पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न देता था। तंग सड़क से उतरकर हम काई में पहुंचे जहाँ पर बाहर के बजरी के चंडीर अभी तक मौजूद थे। मैंने वहाँ पहुंचकर गाड़ी रोकी और हम सब गाड़ी से नीचे उतर आए। मुझे सही वाक़या का इल्म नहीं था। मैंने मरियम के जरिए चीनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा रक्षा आपके रक्षे से पीछे था। हमने 2 आदमियों को आपके रक्षे की शिस्त लेने होते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम था इसलिए आपने पहले आपके रक्षे को धक्का देकर उल्टा दिया और इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। हमें दोनों फायर करने वाले की तरफ लपके उन्हें मालूम था कि हम आपके मुआफिज हैं, इसलिए वो दोनों फायर करने वाले हमारी तरफ से लापरवाह थे। हमने इनकी नाजुक जगह पर छूटे लगाए तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। इन दोनों के पास 2 रिवॉल्वर और बहुत सी गोलियां थी। हमने इन दोनों से असलहा लेकर इनकी गर्दन की नसें दबाई जिनमें इनकी क़ुव्वत गोया सलब हो गई। फिर उनको आपके पास ले आए जहाँ मैं रक्षा सीधा करके अभी खड़ा हुआ था। बाकी कार्रवाई आप जानते हैं। मरियम के पास टार्च थी। मैंने इनकी चेहरों पर रोशनी डाली तो वो शक्ल से भारतीय दिखाई दिए। मैंने मरियम को कहा कि वो टार्च लेकर ज़रा दूर खड़ी हो जाए। मैंने और चीनियों ने मिलकर उन्हें चीख किया तो हिंदू निकले। मैंने चीनियों से कहा कि उन्हें होश में लाना है। मार्शल आर्ट के इस कदर इंसानी जिस्म पर हेवी होता है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों पर चोट मार दिया, दबाकर बेहोश और हलाक भी किया जा सकता है और यही चोट है बेहोश को होश में भी ला सकता है। चीनी साथियों ने इन दोनों को गाड़ी से निकालकर बजरी पर डाल दिया और चंद टोकरों से उन्हें होश में ले आए। मेरे कहने पर चीनी एक एक को पकड़कर हमसे 2 काई में ले गए। मेरा इरादा था कि इन दोनों से अलग अलग इंक्वायरी करूँ। बजरी पर लेटे हुए एक आदमी के पास मैं गया और पिस्टल निकालकर उस पर तान लिया और कहा कि अगर 2 मिनट में इसने सब कुछ सच न बताया तो सारी गोलियां इसके सीने में उतार दूंगा और साथ ये भी कहा कि अगर इसका बयान उसके साथी से मुख्तलिफ हुआ तो भी दोनों को हलाक कर दिया जाएगा। ये आदमी खुद को इस सुनसान जगह पर देखकर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शी की भीख मांगने लगा। इसने बताया कि विजय कुमार ने मुझे मारने के लिए लखनऊ से इस हायर किया था। दूसरे को बुलाया। इसने भी पहले वाले के मुताबिक बयान दिया कि हम दोनों लखनऊ के बदमाशों में शुमार होते और विजय कुमार ने 40,000 रुपये में हमारा उस्ताद के जरिए मुझे मारने के लिए हायर किया। ये असलहा भी विजय कुमार ने ही दिया है। मैंने इन दोनों को जिंदा तो छोड़ना नहीं था, लेकिन इनको जिंदा छोड़ना मतलब मरियम और चीनी दोस्तों की भी मुसीबत में मुब्तला करना था। लिहाजा मैंने उन्हें बजरी पर उल्टा लेटने का कहा। इन दोनों को उल्टा लेटते ही मैंने अपनी पिस्टल की सारी गोलियां इन दोनों पर एक एक करके दाग दी। साइलेंसर लगा होने की वजह से गोलियां चलने की आवाज़ न होने की बराबर थी। जब चीनी दोस्तों ने इनकी नब्ज़ चेक करके इनके मरने का तस्दीक कर दी तो मैंने पिस्टल पर दूसरा मैगजीन चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर आ गया। मरियम ने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किसी इंसान को हलाक होते हुए देखा था। इसकी सारी दलील इस वक्त एक खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी। तापुस के एहसास की पेश नज़र मरियम ने मेरा एक हाथ अपने हाथ में थाम रखा था जिससे मैं गाड़ी का गियर बदल रहा था।
शहर पहुंचकर जब मैंने गाड़ी एक नई सड़क पर डाली तो उसने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि काम मुकम्मल करते हैं। वो इतनी डरी हुई थी कि बजाय लेक्चर देने के बस इतना कहा कि जैसे आपकी मर्जी। विजय के घर से थोड़ा पहले मैंने गाड़ी रोकी। मरियम गाड़ी में ही बैठी रही और मैं चीनी दोस्त के हमरा विजय के घर जा पहुंचा। 2 मंजिला बिल्डिंग पर इसका दूसरा मंजिल पर कॉर्नर का प्लेटफॉर्म। मैंने बेल बजाई तो अंदर से दरवाजे के करीब से आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने आवाज़ बदल कर एक हमलावर का नाम लेकर कहा कि काम हो गया है, मगर मेरा बाजू जख्मी है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना बाहर फर्श पर खून के धब्बे लग जाएंगे। मैं हत्तुल इम्कान अपनी आवाज़ को बदल कर रखा था। इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ मैं देखकर डर गया। इतनी देर में मेरे चीनी दोस्तों ने दरवाजे को धक्का देकर उसे अंदर धकेल दिया। विजय को किसी की मदद के लिए पुकारने से पहले उन्होंने इसको फर्श पर गिरा कर इसके मुंह पर रुमाल ढूंढ दिया था। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।